नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में मैं आप लोगों को डॉक्टर संजू पढ़ाऊंगी। अलग अलग टॉपिक पर हमारी नियमित चर्चा होगी। जब कॉलेज खुल जाएंगे तो हम मुखातिब होंगे, रूबरू होंगे, एक दूसरे से फेस टू फेस होंगे। जब तक हम नहीं मिल रहे हैं तब तक हम अपने हिस्से का काम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए करेंगे, इस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग से करेंगे। इस क्रम में मैंने कुछ वीडियोस आपके लिए डाले हैं। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, हिंदी कहानी के तत्व और हिंदी उपन्यास के तत्व। ये 4 वीडियो मैंने डाले हुए हैं आप लोगों के लिए। इसके अलावा हिंदी में विभिन्न कहानी आंदोलन 5 वीडियो। आप लोग जितना ज़्यादा उन सबको देखेंगे आपको उतना ही अपने टॉपिक्स को समझने में, सिलेबस को कवर करने में सहायता मिलेगी। आप अपने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग न सिर्फ इन वीडियोस को देखेंगे बल्कि अपने काम में इनको लेंगे, इनको समझेंगे और अपने सिलेबस में इसको लाकर नंबर जुटाने में आप कामयाब होंगे। तो ये है हमारी एक किताब आधुनिक कहानी संग्रह, और दूसरी किताब है धूल पौधों पर। धूल पौधों पर उपन्यास है। वो मैं कॉलेज खुलने पर क्लासेस जब स्टार्ट हो जाएंगी तब शुरू करूँगी, क्योंकि उपन्यास टुकड़ों में नहीं पढ़ाया जाएगा। एक बार शुरू करने के बाद में बीच में ब्रेक नहीं दिया जाएगा। आद्योपंत हमें उसको पढ़ना ही पड़ेगा क्लास में, इसलिए उसको मैं बाद में शुरू करूँगी। और यही क्रम चलता रहा, पढ़ने पढ़ाने का माध्यम अगर यही रहा ऑडियो वीडियो शेड्यूल, तो फिर इसमें मैं क्रमशः शुरू करूँगी उसको। रोज़ एक इम्पॉर्टेंट उसमें से गद्यांश लिया करूँगी, पहले इंट्रोडक्शन और सब कुछ। लेकिन जब उम्मीद है कि हम अगले महीने मिल सकते हैं तो हम अपनी कहानी की किताब की बात करें। हमारी ये जो किताब है इसमें 18 कहानियाँ हैं। 18 कहानियों का मतलब है 18 कहानीकार भी हमारे सिलेबस में हैं। जैसे कि अगर हमारे सिलेबस में प्रेमचंद की कोई कहानी चलती है, इसका सीधा सा मतलब है कि प्रेमचंद हमारे सिलेबस में चलते हैं। न सिर्फ उस कहानी की व्याख्या, सारी व्याख्याएं, बड़े छोटे प्रश्न हमारे लिए ज़रूरी है, बल्कि प्रेमचंद को पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है। प्रेमचंद का परिचय, उनका कृतित्व और व्यक्तित्व का समुचित मूल्यांकन भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बजाय कहानी से प्रश्न आने के कहानीकार पे भी प्रश्न आ जाता है। ये पैटर्न भी लंबे टाइम से चला आ रहा है। कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसा होता है कि हम किसी लेखक की कोई रचना पढ़ रहे हैं, लेकिन रचना के संबंध में कोई सवाल नहीं आया और लेखक के व्यक्तिगत जीवन से ही सवाल आ गया। इसका मतलब है कि रचना सिलेबस में नहीं है, पूरा रचनाकार हमारे सिलेबस में है। तो हमारी पहली कहानी है उसने कहा था। इस कहानी को मैं क्लास में पढ़ाऊंगी। ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिस पे 5 या 10 मिनट का एक शॉर्ट नोट नहीं डाला जा सकता। और दूसरी कहानी है मंत्र। मंत्र कहानी लिखी है प्रेमचंद ने। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में पहले प्रेमचंद का दूंगी, उसके बाद में मंत्र कहानी के बारे में आपको बताऊंगी, और दूसरे वीडियो में फिर हम उस कहानी की इम्पोर्टेंट व्याख्या से गुजरेंगे। इतना समझ लीजिए कि प्रेमचंद कहानी और उपन्यास दोनों विधा में अपरिहार्य नाम है। कहानी और उपन्यास का उद्भव और विकास जब हम पढ़ते हैं तो उन युगों को भी प्रेमचंद को केंद्र में रखते हुए बांटा गया है। पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और समकालीन युग। यानी आप देखिए कि प्रेमचंद के पहले हिंदी कहानी और उपन्यास, प्रेमचंद के टाइम में हिंदी कहानी और उपन्यास, और प्रेमचंद के बाद में हिंदी कहानी और उपन्यास। आप समझ सकते हैं कि प्रेमचंद कितने महत्वपूर्ण नाम है कहानी और उपन्यास विधा के लिए। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं प्रेमचंद पर। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही जिले में 31 जुलाई को हुआ था। 31 जुलाई 1880, लम्ही गांव। इनका जो जीवन है संघर्ष भरा था। प्रेमचंद की जो माँ है उनका देहांत बचपन में हो गया था। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से सबसे पहले उर्दू में कहानियाँ लिखनी शुरू की थी। सोजे वतन इनका उर्दू में लिखा कहानी संकलन
1907 ईस्वी में आया था, जिसको अंग्रेजों ने अंग्रेजी दास्ता के खिलाफ बुलंद आवाज़ समझकर जब्त कर लिया था। प्रेमचंद ने उस जमाने में मैट्रिक परीक्षा भी पास की और बीए भी पास किया, और बहुत संघर्षों के उपरांत इनको एक नौकरी मिली थी अंग्रेजी शिक्षा विभाग में, डिप्टी इंस्पेक्टरी की, यानी औचक निरीक्षण करते थे स्कूलों कॉलेजों का, और साथ में ये लेखन कार्य करते थे। एक विवाह इनका असफल हो गया, कलह के कारण इन्होंने तलाक ले लिया। उस जमाने में देखिए तलाक लेना मुश्किल था, इन्होंने तलाक लिया, और न सिर्फ तलाक लिया बल्कि इन्होंने दूसरा विवाह किया, वो विधवा से किया, पुनर्विवाह किया, वो अपने से बड़ी उम्र की इन्होंने विधवा से किया। आप इनको उस जमाने के हिसाब से सोच कर देखें तो एक सही कदम था, एक सकारात्मक कदम था, एक आगे का बढ़ा हुआ कदम था। प्रेमचंद मतलब जीवन में भी वैसे ही थे जैसा वो अपने लेखन में थे। प्रेमचंद की सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने साहित्य को समाज से जोड़ा, सरोकार से जोड़ा, प्रतिबद्ध साहित्य लिखा। उनके हिसाब से जो साहित्य रनिवासों में होता है, राज दरबारों में होता है, वो वाहवाही की चीज़ है। कभी का साहित्यकार का ये काम नहीं है कि वो राजा के मनोरंजन के लिए लिखे। तो इनकी कहानी और उपन्यासों में वो सारे टॉपिक आए हैं जो उनके पहले आते ही नहीं थे। गरीब की पीड़ा, मजदूर की पीड़ा, भूखमरी की पीड़ा, शोषण की चक्की में पिसते किसान, ऋण के बोझ तले दबे किसान, सूदखोरी से दुखी किसान, मास्टरों की, अभिभावकों की समस्याएं, बच्चों की समस्याएं, छोटे बच्चे की घुटन, छोटे बच्चे, मातृविहीन शिशुओं की, लड़कियों की वेदना, घर में गृह क्लेश और अलगोजा होने की समस्याएं, प्रेम में असफलता से घुटन, देशभक्ति, बंटवारा, आप अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ना। कौन सा बंटवारा? जो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हो रहा था, जो अंग्रेजों की वजह से हम बढ़ रहे थे, जो सांप्रदायिक दुर्भावना हम में थी, जो सांस्कृतिक एकता के नाम पर, जो सांस्कृतिक विशेषताओं के नाम पर पाखंड फैला हुआ था, इन सब पर प्रेमचंद ने लिखा। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर के नाम से 8 भागों में प्रकाशित है। इन्होंने महत्वपूर्ण जो 10-11 उपन्यास लिखे। इनका अंतिम अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र और अंतिम पूर्ण उपन्यास है गोदान। अंतिम कहानी है कफन, जो चरम सीमा को पहुंची हुई कहानी है, अपने आप में अद्वितीय कहानी है। पूरी मार्मिकता से ये पूंजीवाद और पिसते हुए मजदूर के बीच की रेखा को रेखांकित करती है, चित्रांकित करती है। ईदगाह, बूढ़ी काकी, 2 सखियाँ, आत्माराम, ये सब इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ। बड़े घर की बेटी और हम परीक्षा, बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने लिखी है जिनके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो प्रेमचंद हमारे लिए अपरिहार्य हैं। प्रेमचंद सामाजिक सरोकार से जोड़ने वाले पहले साहित्यकार बने। प्रेमचंद की पहले कहानियों में मनोरंजन था, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन। लेकिन प्रेमचंद का भी क्रमिक विकास हुआ है। प्रेमचंद की शुरुआती कहानियों में बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो अंधविश्वासों पर बल देती है। एकदम आदर्शवादी दृष्टिकोण था। फिर आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, यानी आदर्शों से होते हुए यथार्थवाद की तरफ आना, और अंत में गोदान और कफन तक पहुँचते पहुँचते ये यथार्थवादी हो चुके थे। विकास को आप आराम से प्रेमचंद की कहानियों के अध्ययन के दौरान महसूस कर सकते हैं। तो ये था उनका संक्षिप्त परिचय। इतने महान व्यक्तित्व को हम बहुत छोटे से पहलू में, छोटे से वीडियो में नहीं बता सकते। और अब बारी आती है मंत्र कहानी की। मंत्र कहानी की सिलसिलेवार व्याख्या मैं अगले वीडियो में करूंगी। इस वीडियो में मैं आपको इतना बताना चाहूँगी कि ये जो मंत्र कहानी है, ये एक ऐसी कहानी है जो एक तरफ तो गाँव के एक, आप बोल सकते हैं, लोक विश्वास को बल देती है। सांप काटने का उपचार मंत्र के द्वारा, झाड़ फूंक के द्वारा, ओझागिरी के द्वारा। लेकिन इस कहानी का मुझे नहीं लगता ये मकसद था। इस कहानी का बड़ा मकसद है कि बुराई का बदला बुराई से नहीं लेना चाहिए। जो तो को काटा बुए, ताको बोए तू फूल, ताको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। ये कबीर का दोहा इस कहानी पर बिल्कुल सटीक उतरता है। एक बूढ़े के बेटे को एक डॉक्टर साहब देखते नहीं है। बूढ़ा मरणासन्न अवस्था को प्राप्त अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के चरणों में गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन डॉक्टर के खेलने जाने का टाइम हो गया था तो डॉक्टर ने उस बच्चे को नहीं देखा। वह बच्चा उस बूढ़े का अंतिम सहारा था। उसके एक एक करके कई बेटे मर चुके थे और वह बेटा भी मर गया।
बूढ़ा को ये बात पता है कि बच्चा तो गर्दन डाल चुका था, क्या ही बचता, लेकिन एक बार तसल्ली हो जाती, डॉक्टर साहब देख लेते थे। बूढ़ा है और उसकी पत्नी बुढ़िया है, दोनों जंगल में झोपड़ी बना के रहते हैं। इतना ऐसा कमाते हैं कि उनका गुजारा हो जाता है, वो भी बहुत मुश्किल से। लकड़ी चुन लेते हैं, रस्सी बट लेते हैं, घास बेच देते हैं, बदले में बीड़ी तम्बाकू पी के और रोटी खा के किसी तरह गुजारा करते हैं। बहुत समय के बाद में डॉक्टर के बेटे को सांप काट लेता है। डॉक्टर के बेटे को सांप किन परिस्थितियों में काट लेता है, ये हम फिर से विस्तार से बात करेंगे। उसको सांप पालने का शौक होता है, उसको सांपों की सभी प्रजातियों का ज्ञान होता है, वो सांपों के ऊपर औषधियाँ ढूंढता है, रिसर्च करता है। छोटी सी उम्र में अपने विद्यालय में सांप के ऊपर एक ऐसा रिसर्च पेपर प्रस्तुत करता है कि बड़े बड़े जो जियोलॉजिस्ट हैं वो दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। और अपने जन्मदिन के दिन ही दोस्तों के बहकावे में आकर वो अपने सांप उनको दिखाने ले जाता है। दोस्त छेड़ देते हैं कि ये दांत तोड़ दिए होंगे सांपों के। इसको भाई गुस्सा आ जाता है, आदमी कई बार उकसाने से उकस जाता है, तो वो उकसाना उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। सबसे जहरीले सांप की इसने गर्दन दबाई ताकि वो दांत दिखा दे, लेकिन सांप को इसने इतने प्यार से छुआ था कि सांप डर गया कि आज तक तो कभी इतने जोर से नहीं छुआ। तो जैसे ही इसने पकड़ ढीली करी, सांप इसको काट कर भाग जाता है। आनंद फानन में कोहराम मच जाता है, घर में इसकी गर्दन ढीली पड़ जाती है। बड़े बड़े डॉक्टर, हकीम, वैद्य फेल हो जाते, इसकी खुद की औषधियाँ फेल हो जाती है। बाप इतना बड़ा डॉक्टर देखता रह जाता है, कहता रह जाता है उंगली में चीरा लगा दूं, लेकिन नहीं लगाने देता, तब तक लेट हो जाती है। और पूरे शहर में हंगामा मच जाता है कि डॉक्टर का एकमात्र जवान बेटा मृत्यु शैया पर था, और उसके बाद में ये फैल जाती है कि वो मर गया। होते होते ये खबर दूर गांव में, उसमें जंगल में बैठे बूढ़े की झोपड़ी तक ये खबर पहुंचती है। बूढ़ा देखिए अंतर्द्वंद कितना भयंकर इसमें दिखाया है कि बुढ़िया बोलती है तुम्हारा दिमाग तो उस बुढ़े को उसके डॉक्टर घर में लगा है, ठीक करने जाओगे बेटे को? और ये मना करता, नहीं नहीं मुझे क्या पड़ी है, मजा आएगा मुझे, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि उसको पता चले बेटा मरने का दुख क्या होता है। लेकिन कभी बुरा किया नहीं था। तो बुढ़िया के आंख लगते ही अंधेरी रात में, आधी रात में, 1 बजे जाड़े की रात में, ठंड में वो निकल पड़ता है। एक बार बुढ़िया जग जाती है तो वापस सो जाता है, फिर भागता है। और भागता भागता एक कदम कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्या पड़ी है, मरे बेटा, और दूसरा कदम कह रहा है, यानी एक ही मन की, ये कदम क्या कहेंगे, एक ही मन की नकारात्मक प्रवृत्ति कह रही है कि बदला लेना है, मैं नहीं जाऊंगा। और सकारात्मक इच्छा, सद्बुद्धि कहती है कि नहीं। और ये उस सद्बुद्धि को चकमा ओढ़ देना चाहता है। बड़े तरीके से कहानी इन्होंने लिखी है कि दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, बदले की भावना कहती है कि मैं ठीक करने नहीं चाह रहे, अपन तो देखने जा रहे हैं तमाशा कैसा लगता है। और पूछूंगा कि अमीर लोग तो शायद रोते भी नहीं होंगे ना, क्योंकि तो उनके रोने में भी स्टाइल होती होगी, गरीब तो बहुत जल्दी रोने लगते हैं। यूँ करके वो कैसे न कैसे करके अपने आप से लड़ता हुआ, खुद से लड़ाई है आज इस बूढ़े की। और वो बूढ़ा फकीर वहाँ पहुँच जाता है, देखता है चारों तरफ रोदन मचा है। डॉक्टर साहब को बोलता है कि बाबू बच्चा कहाँ है, देख लूँ। वो सोचता है कि पहले तो वो सोचता है कि कोई मरीज है, कहता है कि आज नहीं देखूंगा और शायद महीने भर नहीं देखूंगा। फिर ये बोलता है कि मैं लड़के को देख लूँ, तो कहता है कि देख लो भले ही, लेकिन देर बहुत हो गई। और लोग बाग सुबह होने का इंतजार कर रहे थे ताकि जल्दी जल्दी जवान शव का अंतिम संस्कार किया जा सके। बूढ़ा उसके पास देखता है, छाती छू के देखता है, माथा छूता है, नाड़ी छूता है और बोलता है अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, पानी मंगाइए आप तो बस। मैं बोलता जाता हूँ, आप इसके माथे पे पानी डालते जाइए। बूढ़ा मंत्र बुदबुदाता जाता है, अपने साथ लाई हुई औषधि रगड़ता जाता है, और लोगों ने भर भर के पानी, उसकी जो प्रेमिका थी मृणालिनी, सारे लोग मिलके भाग दौड़ करके उस पर पानी डालना शुरू कर देते हैं। बूढ़ा मंत्र बुदबुदाता है। अब देखिए ये वैज्ञानिक तौर पे कहानी बिल्कुल झूठी है, लेकिन संवेदनाओं के मामले में या हमारे सिलेबस के मामले में मैं ईमानदारी से कहूँ तो शायद कुछ ऐसा होता होगा कि एक तरफ सांप के जहर पे वो कोई औषधि मल रहा है, जंगली जड़ी बूटी, और ऊपर से जब उस पर तेज धार से पानी डाला जाता हो तो नशा उतरता हो। हम देशी भाषा में देखते हैं, लोग कहते हैं शराब पी के खट्टा खा लेने से, मीठा खा लेने से नशा बढ़ जाता है, ये खा लेने से वो हो जाता है, उस खाने से घट जाता है, भांग के ऊपर पेड़ा खा लेने से बढ़ जाता है। पता नहीं, मैंने कभी इन सब का परीक्षण नहीं किया, लेकिन कदाचित सांप काटे पर बहुत तीव्र गति से माथे पर पानी की धार बरसाई जाए तो कुछ होता होगा। सुबह होते होते लड़के ने आंखें खोल दी। इधर घर में खुशी की लहर दौड़ी, उधर बूढ़ा गायब। और लड़के का बाप डॉक्टर चड्डा कहते हैं
कि काश वो बूढ़ा मिल जाए तो मैं उसके चरणों में गिर के अपनी सारी दौलत दे दूंगा। और तब उनको एक झटके से याद आता है कि ये बूढ़ा तो वही है जिसके बेटे को मैंने नहीं देखा था। वो मुझे दुर्व्यवहार का बदला सद्व्यवहार देकर गया है, इस बुराई के बदले वो भलाई देकर गया है। जीवन भर के लिए उसने मुझे एक शिक्षा दे दी कि आज से मुझे सेवा भाव से काम करना है, आज से बदले की भावना से काम नहीं करना है। और इस प्रकार से डॉक्टर चड्ढा का जो हृदय परिवर्तन कहानी में दिखाया है वो प्रेमचंद की आदर्शवादी प्रवृत्ति का परिचायक है। प्रेमचंद ने इस कहानी में उस बूढ़े पात्र के माध्यम से हमारे भीतर की संवेदना को जगाया है, हमें अच्छे बने रहने का संदेश दिया है। और कुछ भी कहिए, कहीं ना कहीं ऐसा होता है, आपके साथ किसी ने बुरा किया और आपने भी उसके साथ बुरा किया, तो दोनों में फर्क क्या बचा? कहीं ना कहीं ये आदर्शवाद हमारे जीवन का हिस्सा है। बहुत सी चीज़ों को तो हम आदर्शवाद महज इसलिए कह देते हैं क्योंकि हम वैसे बन नहीं पाते, हम उतने अच्छे नहीं बन पाते, हम कठोर के साथ कठोर हो जाते हैं, हम नरम नहीं रह पाते, कोमल नहीं रह पाते, हमारी मासूमियत खत्म हो जाती है। तो हम एक ही बात बोलते हैं, भैया ऐसा तो नहीं बना जाता, भैया ये तो मुमकिन नहीं है, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन प्रेमचंद बोलते हैं नहीं, ईंट का जवाब ईंट से भी मत दीजिए और उसके बाद आप परिणाम देखिए। आप टिट फॉर टैट को मानिए, या मैं ये कहूँगी कि प्रेम में या व्यवहार में मूर्ख मत बनिए, लेकिन पत्थर भी मत बनिए। कहीं ना कहीं ये कहानी हमारे अंदर के आदमी को बचाए रखने की कवायद करती है। कहीं ना कहीं ये कहानी हमारे अंदर के इंसान को बचे रहने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्तिगत रूप से मैं खुद इस कहानी से प्रभावित हुई हूँ। मेरा खुद का नज़रिया ऐसा ही है लोगों को लेकर, जीवन को लेकर। तो मैं अपने विद्यार्थियों से एक बात बराबर कहती हूँ, सिलेबस सिर्फ प्रश्नोत्तर देकर अगली कक्षा में जाने का उपाय नहीं है। सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको जीवन में उतारा जाना चाहिए, उनको व्यवहार में लाना जाना चाहिए। तो आज हमने मंत्र कहानी की मूल संवेदना पे एक बात की और इसके पात्रों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम इसकी अलग अलग छोटे छोटे गद्यांशों की व्याख्या करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।